नमस्कार, मैं हूं प्रदीप विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। आज के मुद्दे में हम बात करेंगे प्रवासी आयोग की। जी हाँ, पूरे देश में प्रवासी मजदूरों का पलायन लगातार जारी है। जिसको जो भी साधन मिल रहा है उसी साधन से वो निकल पड़ा हुआ है। हालांकि अब अच्छी बात यह है कि ट्रेनें चल पड़ी हैं, बसें भी चल रही हैं, कुछ स्पेशल बसें चलाई गई हैं जिनके माध्यम से लाखों लोग अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच रहे हैं। लेकिन इसके अलावा भी जिसको जो मौका मिल रहा है वो अभी उसी से चला आ रहा है, चाहे सड़क के रास्ते हो, चाहे साइकिल के रास्ते हो या तिपैया के रास्ते हो, पानी के रास्ते हो, जिस भी रास्ते से उसको मौका मिलता है वो घर भागने की जल्दी में है और लगातार ये सिलसिला चल रहा है। इस बीच लखनऊ की अगर हम उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री के हिसाब से अब तक 18 लाख प्रवासी श्रमिक यहाँ पर आ चुके हैं। और चूंकि ये जनसंख्या को दो तरीके से देखा जा सकता है, एक डिविडेंड के रूप में देखा जा सकता है और एक उसके नकारात्मक पहलू के रूप में। मुख्यमंत्री ने इसको डिविडेंड के रूप में देखा और कहा कि हम एक प्रवासी आयोग बनाएंगे और उस आयोग के माध्यम से लोगों को रोजगार मुहैया कराएंगे। दो विभागों ने मिलकर के एक पोर्टल भी बनाया, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट और जो दूसरा डिपार्टमेंट श्रम विभाग है, उनको मिलाकर के एक पोर्टल भी बनाया गया है। उन लोगों ने इन श्रमिकों का पंजीकरण करना शुरू कर दिया है। 93 कैटेगरीज इसमें रखी गई हैं। इससे दो फायदे होंगे। फायदा नंबर 1 कि श्रमिकों को पता चल जाएगा कि किस इंडस्ट्री में जॉब है, वो वहां पर जा सकते हैं। दूसरा, इंडस्ट्रियलिस्ट को पता चल जाएगा कि आपको किस तरह के श्रमिक चाहिए, कौशल अकौशल किस तरह के श्रमिक चाहिए, आपको उस पोर्टल पर वो मिल जाएगा। ये एक बहुत अच्छी बात है, शानदार बात है। लेकिन इसको लेकर के दूसरे कुछ और मुद्दों को लेकर के महाराष्ट्र के साथ में उत्तर प्रदेश की ठन गई है। यूपी के मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया कि अब आइंदा से अगर आपको यूपी के प्रवासी मजदूर चाहिए तो हमसे परमिशन लेनी होगी। ये अपने आप में सबसे बड़ी बात है, क्योंकि उन्होंने ये कहा, यहाँ तक कह दिया कि आपने सौतेली माँ तक का व्यवहार नहीं किया, यानी कि सौतेली माँ भी अपने बच्चों के साथ में उतना बुरा व्यवहार नहीं करती है जितना आपने कर दिया। यानी कि ना तो आपने खाना दिया, ना आपने उनको रहने की जगह दिया, बल्कि उनको घर से बेघर कर दिया और उन्हें बाहर निकलने के लिए मजबूर कर दिया। ऐसे में अब हमारा दायित्व बनता है कि हम इनको यहाँ पर रोजगार दें और आपके पास जब श्रमिकों की कमी हो तो आपको हमसे परमिशन लेनी होगी। काम होते होते इस पर उद्धव ठाकरे तो कुछ नहीं बोले मुख्यमंत्री, लेकिन राज ठाकरे का एक बयान जरूर आ गया। राज ठाकरे ने कह दिया कि अब अगर उत्तर प्रदेश के लोगों को यहाँ पर आना है तो पहले पुलिस की इजाजत लेनी पड़ेगी और सरकार की इजाजत लेनी पड़ेगी, उसके बाद यहाँ पर उनको काम मिलेगा। तो राजनीति अपनी जगह पर है, लेकिन इन सब के बीच फंस गया है मजदूर। कैसे निकलेगा मजदूर, कहाँ मिलेगा उसको रोजगार, क्या उत्तर प्रदेश सबको दे पाएगा रोजगार, ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है। हालांकि यूपी सरकार ने उद्योगों को, चाइना से जो कंपनियां हट रही हैं उनको अपनी ओर आकर्षित करने के लिए तमाम योजनाएं लागू कर दी हैं। यहाँ पर जापानी टाउनशिप बनाया जा रहा है, कोरियाई टाउनशिप बनाए जा रहे हैं, तमाम अमेरिकन टाउनशिप बनाए जा रहे हैं, जिससे कि इन कंपनियों को उत्तर प्रदेश में लाया जा सके, रोजगार के अवसर बढ़ाया जा सके, इन श्रमिकों को वहाँ पर खपाया जा सके और उसको जो हमारी जनसंख्या श्रमिकों की है उसको डिविडेंड के रूप में देखा जा सके। हम इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ में खास मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ है, हम उनसे आपका परिचय भी कराएंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। जरा ये रिपोर्ट देखिए और उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की शानदार योजना। यूपी में प्रवासी मजदूर नहीं रहेंगे बेरोजगार।
सभी श्रमिकों को मिलेगा रोजगार। मजदूरों के लिए बनाया जाएगा प्रवासी आयोग। प्रवासियों को दिए जाएंगे रोजगार के अवसर। कोरोना काल में शानदार कार्य करने वाले मुख्यमंत्री की बात होती है तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम सबसे शीर्ष में लिया जाएगा, क्योंकि लॉकडाउन की स्थिति में यूपी में जितना लोगों को सहूलियत मिली है शायद ही किसी प्रदेश में मिली होगी, चाहे वो श्रमिकों को लेकर हो, चाहे वो लोगों के घरों में सामान पहुंचाने को लेकर हो, सब में योगी सरकार सबसे ज्यादा अव्वल है। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अलग अलग प्रदेशों से लौटे प्रवासियों को रोजगार देने के लिए प्रवासी कमीशन का गठन किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, उत्तर प्रदेश के प्रवासियों को रोजगार देने के इच्छुक अन्य राज्यों को यूपी सरकार की मंजूरी लेनी होगी। सरकार के आंकड़े के मुताबिक अब तक 23 लाख कामगार और श्रमिकों की वापसी हुई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, राज्य में प्रवासी आयोग बनाया जाएगा। जो घर लौटे हैं मजदूरों को उनके कौशल के अनुसार उन्हें रोजगार प्रदान किया जाएगा। श्रमिकों की स्किल मैपिंग की जा रही है। सीएम योगी ने निर्देश दिया है कि स्किल मैपिंग में मिले डेटा के आधार पर श्रमिकों को और कामगारों को अलग अलग सेक्टरों में लगाने का प्रयास शुरू किया जाएगा। रविवार को कोरोना को लेकर बनाई गई टीम 11 की बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कामगारों और श्रमिकों को रोजगार देने के लिए एक प्रवासी आयोग गठित करने की रूपरेखा बनाई जाए। इसके तहत कामगारों और श्रमिकों की स्किल मैपिंग की जाए और उनका सारा ब्यौरा इकट्ठा किया जाए, जिसके बाद उन्हें रोजगार देकर मानदेय दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि कृषि विभाग और दुग्ध समितियों में ऐसे श्रमिकों और कामगारों को बड़े पैमाने पर रोजगार उपलब्ध करवाया जा सकता है। इसके साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मजदूरों को राज्य स्तर पर बीमा का लाभ देने की व्यवस्था की जाए, इससे उनका जीवन सुरक्षित हो सकेगा। ऐसी कार्य योजना तैयार की जाए जिससे उनको जॉब सिक्योरिटी मिल सके। पूरे प्रदेश में क्वारंटाइन किए गए प्रवासी मजदूरों के स्किल मैपिंग शुरू हो गई है। अब तक 2 लाख से अधिक मजदूरों का आंकड़ा जुटाया जा चुका है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में करीब 18 लाख मजदूरों का प्रवासी श्रमिक पोर्टल पर पंजीकरण किया गया है। इसमें 93 से ज्यादा श्रेणियां बनाई गई हैं। फिलहाल अब देखने वाली बात होगी योगी सरकार का प्रवासी आयोग कितने श्रमिकों को रोजगार दिला पाता है। डेस्क रिपोर्ट, के न्यूज इंडिया। जी हाँ, तो प्रवासी आयोग बनाया जाएगा और सारे मजदूरों को यहाँ पर रोजगार दिया जाएगा। बड़ा ऐलान है ये, क्योंकि अब तक तमाम आयोग बन चुके हैं। पिछड़ा वर्ग आयोग, सवर्ण आयोग बनने की बात हुई, लेकिन अभी फिलहाल की बना नहीं है। लेकिन अनुसूचित जात जनजाति आयोग, तमाम आयोग यहाँ पर बन चुके हैं। इन आयोगों के बन जाने से क्या फ़ायदा होता है, क्या नुकसान होता है, ये भी इसका भी हम आकलन करेंगे। लेकिन इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि अगर कहीं किसी भी श्रमिक को कोई प्रॉब्लम हो, मजबूरी हो, तो वो इस आयोग का दरवाज़ा खटखटा सकता है। और इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहाँ तक कह दिया है कि इनको रोजगार देने के अलावा राज्य स्तर पर इन्हें बीमा की सुरक्षा भी दी जाएगी। तो सब तरफ से सुरक्षित रहें, उनको भरोसा दिलाया जा रहा है कि आप लोग यहीं रहिए, क्योंकि तमाम चाइना की जो कंपनियां हैं वो यहाँ पर आ रही हैं और आप सबको रोजगार यहीं पर मिल जाएगा। इसी पर हम चर्चा करेंगे। फिलहाल हमारे साथ में 2 खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। हरीश श्रीवास्तव जी हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, स्वागत है आपका हरीश जी। अनुराग शुक्ला जी हमारे साथ में शिवसेना के नेता हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। और अब से कुछ देर बाद 2 और खास मेहमान हमारे साथ में जुड़ेंगे और जब वो जुड़ेंगे तो हम उनसे आपका परिचय हमेशा की तरह जरूर करवाएंगे। हरीश जी का रुख करेंगे। हरीश जी, एक अच्छी कदम, अच्छा पहल। निश्चित रूप से प्रदीप जी, ये बहुत अभिनंदनीय पहल है। 2-3 दृष्टि से अगर आप इसको देखें कि मुंबई महानगर हो या अन्य महानगर जहाँ जिनके इर्द गिर्द औद्योगिक विकास बड़े प्रचुर उसमें हुआ और उनसे वो महानगर, वो राज्य समृद्ध राज्य बने और देश दुनिया में उनकी अपनी एक अलग छाप बनी। लेकिन ये जो महामारी का, कोरोना महामारी का जो ये संकट उत्पन्न हुआ, उसमें जो हृदयहीनता दिखी इन महानगरों की और जो संवेदनहीनता दिखी कि जिनके पसीने के बल पे वहाँ के कल कारखाने चलते हैं, जिनके पसीने के बल पे वहाँ की अट्टालिकाएँ खड़ी हैं, जिनके पसीने के बल पे
उनका चमक दमक है उन शहरों का, जिनके पसीने के बल पे मुंबई देश की आर्थिक राजधानी कही जाती है। उनके प्रति वहाँ की सरकार को कहें या वहाँ के समृद्ध समाज को कहें, औद्योगिक संस्थानों को कहें, व्यापार संस्थानों को कहें, कि उनकी संवेदनहीनता इतनी रही कि वो गरीब कामगार और मजदूर नंगे पांव, भूखे प्यासे, छोटे छोटे दुधमुहे बच्चों के साथ इस गर्मी और धूप में हजारों किलोमीटर सड़क पर दौड़ने के लिए मजबूर हुए। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत ही संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं और उन्होंने, आपने देखा कि इस कोरोना संकट में जब से ये दिक्कतें, लॉकडाउन की परिस्थिति बनी, तो जो निराश्रित हैं, जिनके पास राशन कार्ड नहीं थे, जिनके पास कोई वो साधन नहीं था, उन सबको भी आज राशन, पैसा, भोजन पहुंचाने का काम उन्होंने किया। और मजदूरों को लाना हो, बच्चों को लाना हो, सब तरफ उनकी दृष्टि थी। और सब आप अस्पतालों का दौरा करना हो कि भाई वहाँ की व्यवस्थाएं कैसी हैं, क्वारंटाइन सेंटर कैसे चल रहे हैं, कम्युनिटी किचन कैसे चल रहे हैं, ये सब तरह की बातें उनके मन मस्तिष्क में थीं। और यही हाल हुआ कि जब ये परिस्थितियाँ बनी और जगह जगह से देश भर से लोग, मजदूर और कामगार इस तरह से पैदल पहुँचने लगे, तो उनका जो संवेदनशील मन है वो निश्चित रूप से कि उनकी हम आर्थिक सुरक्षा कैसे करें, उनकी रोजी रोटी की सुरक्षा कैसे करें और उनका जीवन कैसे खुशहाल बना सकें, इसको लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी की चिंता रही। और इसी को लेकर के मुझे, अगर प्रदीप जी, अगर आपको स्मरण हो तो लगभग 1 महीने पहले उन्होंने इसकी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश की एपीसी श्रीमान आलोक सिन्हा जी को सौंपी, उनकी कमेटी को सौंपी कि आप इस बात का प्रबंध कीजिए कि जो मजदूर आ रहे हैं उनके रोजगार की व्यवस्था के लिए आप एक रोड मैप बनाइए। और उस रोड मैप के तहत मुझे लगता है कि इस उत्तर प्रदेश में अब तक 15-20 लाख के आसपास जो श्रमिकों को रोजगार, विभिन्न, चाहे वो निर्माण योजनाएं हों, चाहे मनरेगा के तहत विभिन्न योजनाओं में उनको काम करने की रोजगार पुनः उनको मिला। और सतत उनका प्रयास रहा कि उत्तर प्रदेश की जो औद्योगिक इकाइयाँ हैं वो अपने श्रमिकों का जो है वेतन का भुगतान करें। उसमें जो आलोक टंडन साहब, जो यहाँ के औद्योगिक विकास आयुक्त हैं, लगातार उस पर काम करते रहे। एमएसएमई और उद्योग विकास दोनों ने मिलकर के, दोनों के अधिकारियों ने, दोनों के माननीय मंत्रियों ने मिलकर के इस पे बड़ा काम किया। और आज मुझे लगता है कि हजारों इकाइयाँ एमएसएमई की हैं जो संचालित हैं, जो चल रही हैं और काफ़ी मजदूरों, कामगारों को वहाँ काम भी मिला है। ठीक, ऐसे में जी, ये बात बनती थी कि भाई इतनी बड़ी संख्या में अब तक जो 27-30 लाख के आसपास जो कामगार और मजदूर हैं वो उत्तर प्रदेश आ चुके हैं। उनका जो बीमा की बात कही कि उनका बीमा हम कराएंगे जी, एक जो उन्होंने आयोग की बात कही है वो केवल इस बात के मद्देनजर रखते कि उनको फुटबॉल का बाल न बनना पड़े। हाँ, कि जिस तरह से उनको कि भागम भाग मतलब कोई सूची नहीं उपलब्ध करा रहा, कोई उनके लिए भारत सरकार रेल दे रही थी, रेल की सूची तक नहीं उपलब्ध कराई गई। तो ये व्यवस्था होने के बावजूद, सरकार जब व्यवस्था कर रही है उसके बावजूद भी उन कामगार और श्रमिकों को अगर पैदल चलना पड़ा, तो ये आइंदा भविष्य में इस तरह की कोई कठिनाई न पैदा हो, इसलिए उन्होंने ये व्यवस्थाएं की हैं। स्किल मैपिंग आप देखिए कि हम आएंगे, दोबारा से आएंगे पर डिटेल से बात करेंगे। अनुराग जी का रुख करें। अनुराग जी, आयोग बनाने की बात कर दी गई है कि जिससे कि अब ये जो प्रवासी श्रमिक हैं वो कहीं और ना जाए, उत्तर प्रदेश में ही उनको काम मिल जाए। कैसे देखते हैं आप इस आयोग को? देखिए, इस बात से तो कतई इनकार नहीं किया जा सकता है प्रदीप जी कि जो प्रवासी, जो भी मजदूर थे, जो भी जितना माइग्रेंट लेबर था, और इस बात में भी उनके कंट्रीब्यूशन को सोसाइटी में डेवलपमेंट में जो कंट्रीब्यूशन है उसको भी हम नकार नहीं सकते हैं। जो उनकी दुर्गत हुई या जिस तरीके से उनके साथ में जो गुजरा है वो कोई भी मानव हृदय को बिल्कुल झकझोरने के लिए बिल्कुल पर्याप्त है। जहाँ तक अगर मैं प्रवासी आयोग के बारे में आपने बात करी तो मैं ये समझता हूँ कि देर आयत दुरुस्त आयत। अब अगर कुछ बेटर किया जा सके,
देखिए, ये योगी सरकार का एक बहुत ही एक स्मार्ट और एक बहुत एक विजनरी एक आप इसको एक डिसीजन कह सकते हैं। स्मार्ट इन द सेंस कि वो सब जो प्रवासी मजदूर है, वो सब मजदूर कहीं ना कहीं किसी फन का अपने आप में एक आर्टिजन जैसे है और स्किल्ड लेबर है, तभी वो बाहर रह के सर्वाइव कर पा रहा है और सालों साल से रह रहा है और वहाँ पर पैसा अर्न कर रहा है। उसको यहाँ पर अगर रोजगार के अवसर उत्तर प्रदेश के अंदर उपलब्ध होते तो उसको पलायन करने की नौबत नहीं आती। ये सरकार का इस ओर भी ध्यान ज़्यादा जाना जरूरी है। प्रवासी आयोग का तो मैं स्वागत करता हूं, लेकिन अगर रोजगार के स्थानीय रूप पे अवसर पहले से ये सरकार मैं देख रहा हूं 3 वर्षों से है लगभग, इन 3 वर्षों के अंदर सरकार ने कितने रोजगारों का सृजन कर दिया और कितनी पुरसाहाली कर ली कि इस पलायन को थोड़ा बहुत भी रोका जा सकता था। अभी बात ये हो रही थी कि हम चाइना से इन्वेस्टमेंट लाएंगे, यहां से लाएंगे, वो लाएंगे। मैं समझता हूं कि कब बाबा मरी हैं और कब बैल बिकाई हैं वाली बात है। आज का लेबर या आज का आदमी जो है, जो बिल्कुल भूखे प्यासे हो चुका है, उसको तुरंत रोजगार और उन सब की जरूरत है। अगर हम किसी प्रलोभन को देते हैं कि आने वाले टाइम में हम सुधार लें, हर बात में, हर सृजन में, देखिए विनाश में तो बिल्कुल सेकंड का काम होता है, लेकिन सृजन करने में समय लगता है। तो ये मैं समझ सकता हूं कि आने वाले टाइम में वो बहुत ईमानदारी से काम भी कर रहे होंगे, सोच भी रहे होंगे, लेकिन वो अवसर जब बन पाएंगे तब बन पाएंगे। लेकिन साधुवाद मैं इस रूप में जरूर दूंगा कि चलो उन्होंने इस समस्या को पहचाना, लेकिन रोजगार का सृजन सरकार ने कैसे किया है इसको देख लेने की बात है। दूसरी एक बात से मैं थोड़ी सी आपत्ति रखता हूं, जिसमें उन्होंने कहा कि अब जब यहाँ पर प्रवासी आयोग बन जाएगा तो किसी को बाहर जाना होगा या किसी सरकार को लोगों को चाहिए। मैं नहीं समझ पाया कि हिंदुस्तान के अंदर संविधान में भी अगर हम जाते हैं तो जाति, धर्म, भाषा, इसके आधार पर कोई भी विभेद नहीं किया जा सकता है। तो अगर हम क्षेत्र के आधार पर इसी हिंदुस्तान को फिर से हम बांटने की अजीब सी कोशिश करते हैं। एक राज ठाकरे की आलोचना होती रही है कि उत्तर भारतीयों के वो विरोधी रहे हैं, शिवसेना ने अभी ये सबको अपना रखा है, साथ में हम राजनीतिक रूप से भी उनको वहां पर प्रक्षेप और अवसर देते हैं, साथ में मिलकर काम करते हैं। तो उन सब लोगों को भी जिनकी आलोचना होती है, अगर योगी सरकार ऐसा काम करे तो मुझे लगता है कि जो मजदूर या श्रमिक आज की तारीख में अपनी मर्जी का मालिक हुआ करता था, वो काम करता था, वो एक तरीके से फिर से बंधुआ जैसा मजदूर हो जाएगा। ठीक है, तो ये बंधुआ मजदूर बनाने की सोच मेरी समझ से थोड़ा सा परे है। ठीक है, आएंगे आपके पास में। हरीश जी का रुकेंगे। हरीश जी, कई सवाल अनुराग जी ने खड़े किए कि 3 साल पहले सरकार क्या करी थी, 3 साल से रोजगार क्यों नहीं दिया, क्यों उत्तर प्रदेश के लोगों को दूसरे प्रदेशों में जाना पड़ा? प्रदीप जी, अनुराग जी विद्वान व्यक्ति हैं और स्वतः भी देख रहे हैं कि जो अभिनव योजना ODOP की शुरू की, वो अपने आप में इसका एक बड़ा जो उत्तर प्रदेश का जो औद्योगिक विकास है, जो MSME जो इस देश की आर्थिक अर्थव्यवस्था की रीढ़ बन सकती है, उसको लेकर के लगातार वो किस तरह से काम कर रहे हैं। उनके मन में, उनके मस्तिष्क में ये बातें पहले भी थी कि हम उत्तर प्रदेश को सबसे विकसित प्रदेश कैसे बना सकते हैं। और इसी तरह से उन्होंने जो 1 ट्रिलियन जो 5 ट्रिलियन का की अर्थव्यवस्था का माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प था, उसमें हम 1 ट्रिलियन का क्या उत्तर प्रदेश का योगदान देंगे, और वो सब लेकर के, उन सब बातों को लेकर के वो निरंतर काम कर रहे हैं जब से वो सरकार में आए हैं। उनकी ये बात बिल्कुल जायज़ है और सही है कि जो उद्योग जो विकसित होते हैं उनमें, उनके विकास में थोड़ा समय लगता है। बड़े स्तर पे जो उद्योग विकसित होते हैं उनमें 6 साल लग जाते हैं, बहुत तेज़ी से काम होता है। तो भी छोटे उद्योग भी जो विकसित किए जाते हैं उसमें भी 1-2 साल का समय लगता ही लगता है। लेकिन आप पहल तो करेंगे, जब पहल ही नहीं करेंगे तो काम कहाँ से होगा। और जहाँ तक उन्होंने जो प्रवासी उसको माइग्रेंट कमीशन बना करके और उसकी जो परमिशन की बात और इस सबको लेकर के जो अनुराग जी की आपत्ति है, जो संवैधानिक बातें उन्होंने उठाई या इस तरह की बात है ना, उनकी मांग, उनकी बात यही है कि भाई मजदूर बंधुआ कैसे हो सकता है, वो कहीं भी काम कर सकता है, वो काम करने के लिए स्वतंत्र है। प्रदीप जी देखिए, उनकी आशंका गलत डायरेक्शन में जी। वो यूं कि आप ये देखिए कि जब से ये लॉकडाउन की समस्या शुरू हुई और मजदूरों के मन में इस भय के वातावरण के नाते भी और रोजी रोटी की समस्या जो उनकी सब खड़ी हुई उसके नाते भी, जब ये हुआ कि उनको लाए जाने की व्यवस्था की जा रही, तो किसी भी
राज्य सरकार के पास, किसी भी औद्योगिक नगरी के पास उनका कोई डाटाबेस नहीं था कि कितने मजदूर कहाँ के कैसे हैं, कोई डाटाबेस किसी के पास नहीं था। और प्रदेश सरकार के पास भी नहीं, आप उनकी इस बात का जवाब दे दीजिए कि क्या बंधुआ, ये जो बात सही है कि क्या उनको बंधुआ मजदूर बनाएंगे क्या? नहीं, वो एक तरीके से दे हैव गॉट द ट्रेजर देयर ना, स्किल्ड लेबर दे हैं। डेटाबेस जिसकी बात कर रहे हैं 93 क्लासिफाइड करने की बात कर रहे हैं, वो तो एक सजा समरा पौधा आपको मिल जा रहा है, आप समझिए। प्रदीप जी पहले उसकी पूरी बात समझ लीजिए, अनुराग जी थोड़ा धैर्य से सुनिए। ठीक। तो ये अगर डाटाबेस रहता है प्रदेश के पास, तो उस डाटाबेस के आधार पर कभी भी कोई समस्या हुई, कोई लेबर कहीं काम कर रहा, किसी संस्थान में काम कर रहा, नहीं, कोई उसकी समस्या हुई, तो उसको उसकी समस्या के समाधान के लिए एक निश्चित व्यवस्था रहेगी और उसको इस रूप में लिया जाना जिस तरह से राज ठाकरे की के मन मस्तिष्क तो बहुत पहले से उत्तर भारतीयों के प्रति बहुत खराब रहा, और चाहे बिहार के लोग हों चाहे उत्तर प्रदेश के लोग हों, जैसा उनका व्यवहार रहा वो अति निंदनीय रहा है और जिसकी जितनी निंदा की जाए कम है। भारत उत्तर प्रदेश का जहाँ तक है वो भारत के किसी प्रदेश के कहीं भी नागरिक का, इस राष्ट्र के निर्माण में सबका योगदान एक सा है। प्रदेश कोई बाउंड्री नहीं, उनकी जो सबसे बड़ी बात ये है कि क्या एक ब्रेक लेंगे, अब एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। हरीश जी आएंगे दोबारा से, आपसे कुछ सवाल हैं, उस सवाल का क्लैरिफिकेशन चाहेंगे कि क्या मजदूरों को परमिशन लेनी होगी, जैसे राज्य सरकारों को परमिशन लेनी होगी कि वो अगर राज्य में जा रहे हैं कहीं दूसरे राज्य में तो वो परमिशन ले करके जाएंगे। तो एक हिसाब से ये तो बंधुआ मजदूर की ओर जो अनुराग जी बात उठा रहे थे उसकी ओर इशारा कर रहा, तो इस पर हम आपसे जवाब जरूर चाहेंगे, लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद आएंगे तो चर्चा के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। Mount Litra Z School, Unnao, #1 in academics, #1 in sports, best teachers, best result, smart classroom, best transport facility, world class infrastructure के साथ Mount Litra Z School, Unnao। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूँ, शुद्ध प्लस पान मसाला। न कूटनीति की बात, न राजनीति का युद्ध, हम आप सब कोरोना के विरुद्ध। कोरोना का जिक्र है, हमें आपकी फिक्र है। कोरोना अपडेट भी दिखाते हैं, उससे लड़ना भी सिखाते हैं। देखिए फिक्र आपकी, रात 9 बजे TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। कोरोना संकट काल में के न्यूज इंडिया की देशवासियों से अपील है कि हम जाति धर्म को भूलकर कोरोना को हराने में एक साथ खड़े हों, जरूरतमंदों की मदद करें। कोरोना के खिलाफ जंग में हम अपना योगदान दें। हम सब मिलकर लड़ेंगे और मिलकर जीतेंगे। कोरोना संकट के पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं 100 कोरोना योद्धा। जुनेद अहमद, संजय विश्वकर्मा, आमिर रजा, मोहित कश्यप, मुकेश कुमार, संदीप शर्मा, संदीप गुप्ता, आलोक मिश्रा, कृष्णा, जहीर अहमद, सिद्धार्थ प्रताप सिंह, दिलदार खान, वरुण शर्मा, अजीत गिरी, गोपाल बरनवाल, सैयद सभी अब्बास, अर्जुन देव वासने, अमित कुमार। न्यूज़ इंडिया, सबसे बड़ी महामारी, सबसे बड़ी कवरेज। केबल ऑपरेटर्स जो पहुंचाते हैं आप तक हमारी हर बात, सजगता और समझदारी जिनकी है पहचान, जो है कोरोना योद्धा, जो है जिम्मेदार। इन कोरोना योद्धाओं को के न्यूज का सलाम। आप हैं तो हम हैं, आपके बिना हम कुछ नहीं।
देश भर के केबल ऑपरेटर्स कोरोना योद्धाओं का के न्यूज की तरफ से हार्दिक अभिनंदन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मिलेगा हर समस्या का समाधान। विवाह में बाधा, जीवन में वास्तु शास्त्र का प्रभाव, शिक्षा में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, कारोबार में आने वाली हर बाधा का, जिंदगी में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, नौकरी में बाधा। देखिए हर समस्या का समाधान लाइव विद आचार्य लंकेश। देवभूमि के कण कण की सभ्य जनतंत्र के हर शहर की वादियों और पर्वतों के गांव से मेरे उत्तराखंड में पहाड़ों की राजनीति की हर धूप छांव से रूबरू कराएंगे आपको। हर खबर दिखाएंगे आपको। खबर उत्तराखंड में सिर्फ के न्यूज पर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और हमारे साथ दो और खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं, उनसे भी हम आपका परिचय करा देते हैं। कांग्रेस के सचिन रावत हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। स्वागत है सचिन जी आपका। और लखनऊ स्टूडियो से वरिष्ठ पत्रकार अशोक राजपूत भी जुड़ गए हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। और हम सीधा रुक करेंगे हरीश जी का। हरीश जी को सवाल के जवाब चाहिए, थोड़ा जल्दी जल्दी में आपसे जवाब ले लेते हैं। जो अनुराग शुक्ला जी ने सवाल उठाया कि क्या मजदूर बंधुआ मजदूर है कि बिना परमिशन के वो कहीं नहीं जा पाएगा? नहीं बिल्कुल, ये देखिए इसको गलत ढंग से व्याख्यात करना है जी। ये मजदूरों की उनकी जो सुरक्षा है, उनके जात की सुरक्षा, उनके जीवन की सुरक्षा, उनके हितों की सुरक्षा के मद्देनजर माननीय मुख्यमंत्री जी ने बात कही है। और जब कोई स्टेट माइग्रेंट कमीशन से ये मांगेगा कि भाई हमको इतने कामगार इस तरह से चाहिए इन जगहों के उद्योगों के लिए, तो कम से कम फिर वो उनकी चिंता के लिए भी जवाबदेह होगा। बिल्कुल इस तरह से तो ठीक है, ये आपकी बात ठीक है कि आइंदा से उनको पता होगा कि हमारे कितने लोग वहां पर गए हैं, उनकी चिंता कर सकते हैं। तो महज एक औपचारिकता। बिल्कुल बिल्कुल। अनुराग जी का रुख करेंगे जी। मुख्य बात है वो ये है कि इस तरह से रेलवे लाइन के सहारे जी, वो आप ही की बात पर आ रहा हूँ। अनुराग जी से इसका सवाल लेंगे। अनुराग जी, सवाल ये उठता है कि मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं कि आपने सौतेली माँ जैसा भी व्यवहार भी नहीं किया, यानी कि आप सौतेली माँ भी अपने बच्चों के साथ में इतना बुरा व्यवहार नहीं करती जितना आपने किया। मजदूरों को दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया, उनका कोई पुरसा हाल नहीं है, पैसे उनके पास खाना है कि नहीं है, रहने की जगह है कि नहीं, कुछ भी आपने नहीं पूछा, जिसकी वजह से ये कदम उठाना पड़ा। मुझे बड़े दुख के साथ में कहना पड़ रहा है कि एक तरफ तो हम लोग मजदूरों की दशा और उसको देख के चिंता बड़ा व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे हैं।
केवल महाराष्ट्र से आदमी नहीं लौट रहा है, जी, गुजरात से भी लौट रहा है, मध्य प्रदेश से भी लौट रहा है आदमी। बिल्कुल ठीक बात। भाजपा हर की प्रदेश जहां से पर लौट रहा है। सरकारें हर प्रदेश से हैं, लौट जब रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो क्षेत्र जी। है, माननीय गृह मंत्री जी का जो क्षेत्र है, सूरत से लेके कितना आदमी प्रवासी वहां से लौटा, और वो केवल उत्तर प्रदेश में नहीं लौट रहा है। तो अगर सरकारों को दोष देना है तो उन सब सरकारों को भी आप दोष दीजिए। फिर आप ये भी बताइए कि भाजपा की गुजरात की सरकार ठीक ढंग से काम नहीं कर पा रही है, मध्य प्रदेश में भी दोबारा तिकड़म से जैसे फिर आप वापस आ गए, वहां पे ठीक काम नहीं कर पा रहे हैं। और जो नाटक नौटंकी बसों को लेकर वहां पर की गई थी बॉर्डर के ऊपर, लेकिन आपके हृदय की अनुराग जी, संवेदनशीलता तो उसी दिन दिख गई थी। इस बात से इनकार करेंगे जो सवाल उठा रहे हैं हरीश जी देखिए, कि वो तो आप जी, प्रियंका वाड्रा को कांग्रेस लॉन्च करने के लिए उत्तर प्रदेश में ना, नाटक ना। नौटंकी कर रही हरीश है। जी, मैं कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं हूं, ये जवाब आप कांग्रेस को दीजिएगा। ये जवाब आप कांग्रेस को दीजिएगा। मैं बात महाराज की कर लेते हैं। नहीं, ये वो आप जवाब उधर दीजिएगा। बात अभी ट्रैक से चली जाएगी प्रदीप जी, हम अपनी बात पे रहना चाहते हैं। वो देखिए डिरेल कर देंगे, इश्यूज को अभी डिरेल कर देंगे। किस आदमी को, एक बात बताइए मुझे बताइए कि अब इसके पहले वही सारे प्रवासी मजदूर जहां पे काम करते थे, क्या आज तक वो सुरक्षित नहीं थे? और 10 साल से काम कर रहे हैं, 20 साल से काम कर रहे हैं, क्या उनकी सुरक्षा तब नहीं थी? सवाल यह है कि जब जरूरत पड़ी तब तो आपने उनको अनाथों की तरह छोड़ दिया ना, आपने उनका पुरता हल ही नहीं किया। तब तो वो बेसहारा हो गए। जब तक वो महाराष्ट्र का निर्माण करते रहे तब तक तो वो बहुत अच्छे थे। मैं एक बात आपको प्रदीप जी कहूं, कोविड-19 से रिलेटेड जितनी भी रूल्स, रेगुलेशंस और गाइडलाइन आ रही थी, वो सब सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आ रही थी। ठीक है, जब सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एवरी मूवमेंट हर चीज को लेके, मैं अपनी उसी बात पे आ रहा हूं, लॉकडाउन से लेके अभी एसएमईज की चर्चा चल रही थी, इंडस्ट्रीज को ये ऑर्डर थे, इंडस्ट्रीज को ऑर्डर थे कि उनकी सैलरी दे। इंडस्ट्री की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पहले उस बात पे आता हूं जिस पे आपने कहा प्रधानमंत्री जी ने जो आदेश दिए थे हमने उसका पालन किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि जो जहां आए वहीं रुके, उसके रहने खाने की व्यवस्था की जाए। क्या आपने उनके रहने खाने की व्यवस्था किया? आप मुझे बता दीजिए कि पहली बात प्रधानमंत्री जी की बात का अनादर किसने किया था? जो आने जाने की प्रक्रिया शुरू हुई थी उस सिगुफा कहां से छूटा था? कोटा से पहली बार छात्रों के आने के बाद में, और दिल्ली की पॉलिटिक्स, और जब यूपी की पॉलिटिक्स शुरू हुई, बॉर्डर की पॉलिटिक्स, उसके बाद में सब शुरू हो अगर गया। आपने उनके रहने खाने की व्यवस्था की, अनुराग जी, अगर आपने उनके रहने खाने की व्यवस्था की होती, अगर उन उद्योगपतियों ने उनके रहने खाने की व्यवस्था की होती तो लोगों को 1400 किलोमीटर, 1600 किलोमीटर पैदल नहीं चलना पड़ता, माओ को रास्ते में बच्चा पैदा नहीं करना पड़ता, बच्चियों को अपने बाप को साइकिल पर बैठाल करके नहीं ले जाना पड़ता। आप केवल महाराष्ट्र के बारे में सीमित होकर सोच रहे हैं जी, आप मैं पूरा सरकार से भी देखिए जी, आप जहां से भी पलायन है, उन सबके ऊपर सवाल बिल्कुल सब पर सवाल है। चल दिए सफर में, जो लोग चल दिए सफर में, राजनीति इस निचले स्तर तक पहुंच गई जिसका अभी उल्लेख किया जा रहा था कि शिवसेना ने वहां पर ट्रेन और मांगी थी, और जिसके ऊपर हमसे कहा जा रहा था आप हमको लिस्ट दीजिए, जबकि बिल्कुल सिंपल सा नियम था कि एक ट्रेन अगर हमको गोरखपुर के लिए जानी है, उसके अंदर ट्रेन के अंदर कितनी कैपेसिटी होगी? 972 लोगों के जाने की, और जो उसकी गाइडलाइन है बिल्कुल स्पष्ट थी, जिसके पास में टिकट है, हम लोग के पास में ऑनलाइन आपने तो ट्रेन मांगी नहीं। कैसे? यही तो बात है, सरकार को कहना जब हम लोग ने इस बात को कह दिया, इस बात को कह दिया, इस बात को सूची की ही बीजेपी के साथ में, और बीजेपी के साथ सूची बहुत बड़ी चीज होती है, सूची बहुत बड़ी चीज होती है। प्रियंका जी का मैं कह रहा था, अरे कांग्रेस की 150 बसें फालतू थी, 150 फर्जी मामला था, 800 बसों को तो अपना काम कर लेने देते। ये सूची बहुत बड़ी चीज होती है। मैं एक टेक्निकल पॉइंट पे आ रहा हूँ, स्पष्ट गाइडलाइन थी कि अगर प्रवासियों के लिए स्पेशल श्रमिक ट्रेनें चलाई जाएंगी, स्टेशन के अंदर वही मजदूर पा पाएगा अंदर प्रवेश जिसके पास में अपना टिकट होएगा, बाहर का कोई आदमी नहीं जा पाएगा। दूसरी बात, उस मजदूर को थर्मल चेक करने के बाद में, चेक कर लेने के बाद में ट्रेन पे बढ़ाया जाना था। वो सब बात मेडिकल सब बात ठीक है, मजदूरों की बात है, सब बात ठीक है। मेरा सवाल सबसे बड़ा यही है, क्योंकि आप हैं इसलिए मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि क्यों नहीं मजदूरों को वहां पर रह करके खाना पानी दिया गया, जिससे कि वो मजबूरी बस बाहर ना निकल पाते?
देखिए महाराष्ट्र की अगर जहां तक मैं बात करूं, ये जो अभी सिलसिला शुरू हुआ है, माइग्रेशन का जो सिलसिला शुरू हुआ है, वो आप देखेंगे मुश्किल से अभी 12-15 दिन पहले की क्या बात है। सरकार नहीं, आप देखिए वो एक मास की तरीके से मूवमेंट बन जाना। मैं बता रहा हूँ अशोक राजपूत कुछ कहना चाह रहे हैं, वो भी बात जुड़ गए। बहुत से लोग थे परेशान, बहुत से लोग परेशान थे, और 21 दिन का लॉकडाउन आ जाना, जनता ने साथ दिया, हर राज्य सरकार ने केंद्र का साथ दिया था, और वो जो पहला लॉकडाउन आया था वो बहुत सक्सेसफुल लॉकडाउन था। और केवल जो मैं कह रहा हूं, एक आंदोलन की तरीके से उपज आना और इसके ऊपर दिन रात की बहसें होना, राजनीति करना, इन कारणों से केवल और है। अभी उत्तर प्रदेश की सरकार क्या कह रही है कि आप का वो है मेरा, आप यहां पर आइए, हम आपको ये देंगे। इस तरीके से आप लोगों को उकसा रहे हैं और पलायन के लिए आप उकसा रहे हैं, जिसको आप बुलावा दे रहे हैं, छलावा कर रहे हैं आप लोगों के साथ में। ये जो आदमी यहां पर आ जाएगा, अगर उसको रोजगार नहीं देंगे आप, तो वो कहां, उसका जिम्मेदार कौन बनेगा? आपसे जो छलावे पे दौड़ा चला रहा है, जिसके लिए आप कह रहे हैं कि हम तुम्हारे अकाउंट में ये पैसा डाल देंगे, हम तुम्हारे लिए। अरे मैं 3 सालों के बारे में भी पूछ रहा हूँ, यहाँ की जनता के लिए, यहाँ के जो मजदूर थे उनके लिए आप क्या कर पाए? ठीक है, हम आएंगे आपके पास। ये तो आप उकसा रहे हैं। अशोक जी कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ अशोक राजपूत जी बताइए। प्रदीप जी लगातार सुन रहे थे, और महाराष्ट्र ने ये शायद लॉकडाउन में, देश के इस लॉकडाउन में, एक महाराष्ट्र ऐसा राज्य जिसने पूरी तरह से गोड़ा है, एक गोड़ा है ना, मतलब आपने मैस किया है, ये समझ में आ जाना चाहिए। ये बहुत जोर से चिल्लाने से कई चीजें नहीं है। लॉकडाउन को माना नहीं महाराष्ट्र ने, आज देश की बड़ी संख्या नहीं, काफी बड़ी संख्या जो है संक्रमित की भी है, डेथ की भी है। इतनी सच के बावजूद भी अगर आप फिर इधर उधर झांक रहे हैं और एक दूसरे पर ठीक रात फोड़ रहे हैं, गलत है। देखिए प्रदीप जी, इस लॉकडाउन के दौरान में लेकिन ये समस्या सिर्फ महाराष्ट्र की नहीं ना, हमें बताने समस्या तो सारे प्रदेश की है। नहीं, प्रदेश के सारे प्रदेशों की समस्या, प्रदेशों की जो प्रदीप जी बिल्कुल सही बात है, कोई विषय एक का नहीं होता है। अगर महाराष्ट्र में कोरोना के मुझे बात कहने दीजिए। नहीं तो आप उसको आप ये कह देंगे कि नहीं, आपने लापरवाही की ना, आपने लापरवाही की। देखिए प्रदीप जी, महाराष्ट्र भूल रहा है, उन्होंने लापरवाही की, उन्होंने किसी चीज को मानने के लिए तैयार नहीं हुए। उन्होंने ऐसा ही स्थिति, अगर ऐसी, अरे सुन तो लीजिए साहब, सुन तो लीजिए। आप मुझे सफाई मत दीजिए, मुझे मत करिए, मैं पत्रकार हूँ, आपसे ज्यादा करेक्ट हूँ। लॉकडाउन किसने पहले शुरू किया? मुझे अच्छी तरह से, मुझे सरकार ने, शिवसेना की सरकार पहले लॉकडाउन लाई थी अपने लिए प्रिवेंटिव मेजर्स में, या केंद्र सरकार? आप पत्रकार हैं, आप कह रहे हैं मुझसे ज्यादा नॉलेज है अपनी पार्टी के बारे में, अपनी सरकार के बारे में मैं आपसे ज्यादा जानता हूं। आप कुछ नहीं जानते हैं, मैं निरर्थक बातें कर रहे हैं, आप निरर्थक बातें कर रहे हैं, आप निरर्थक बातें कर रहे हैं, आप निरर्थक। फिर जवाब दे दीजिए ना इस बात का। लॉकडाउन प्रदीप जी, केरल इज द बेस्ट स्टेट इन द कंट्री। केरल देश के अंदर पहला राज्य है जिसके अंदर डेथ भी नहीं हुई, जिसके अंदर विदेशों से ज्यादा लोग भी आए, कई लाख लोग आए, कुछ नहीं हुआ, मरीज वही मिला और कुछ नहीं। अच्छा, और मरीज भी मिला, लेकिन उन्होंने ट्रीट किया, और 7 दिन का क्वारंटाइन करते हैं। वो एक ऐसा राज्य जिसमें 15 दिन 25 कुछ नहीं करते हैं, सही राज्य है। रोजों ने अभी देखिए गजब स्थिति है कि आज से जब फ्लाइट शुरू होनी थी तो महाराष्ट्र चिल्लाया, नहीं हमारे मत भेजिए। अभी वहां से लोग पलायन कर रहे हैं, उनको आप रोक नहीं पा रहे, उनको ढकेल रहे हैं आप। अगर उत्तर प्रदेश सरकार ने कुछ व्यवस्थाएं कर रही है, मैं हरी जी की बात से, इस बात से सहमत हूं। देखिए ये माइग्रेंट लेबर, ये समस्या इस समय की नहीं है, तो अभी तो एक समस्या आई तो अचानक दिखनी भी कि कितनी व्यापक समस्या है, कितनी परेशानियां मजदूरों के साथ होती है। ये पहली बात देखिए, ये पहले स्थिति थी, देश से विदेशों में जाते थे उनके लिए, उनका रजिस्ट्रेशन किया, जब उनके लिए सब रेगुलेट सिस्टम किया, तो आप देश के अंदर रेगुलेट के सिस्टम कर रहे थे, क्यों परेशान हो रहे हैं? अब आप होगा क्या? देखिए अभी गलती कहां हुई है प्रदीप जी, गलती हुई है, ब्लंडर किया। देखिए अभी महाराष्ट्र के लोगों ने, गुजरात के लोगों ने, गोवा के लोगों ने, कर्नाटक 4 राज्य के लोगों ने रियल एस्टेट के बिल्डर्स है उनके कहने पर ट्रेनों को रोक दिया, कैंसिल कर दिया, तो रिवर्स ट्रेन उतरवा दिया, मतलब लोगों को उतरवा दिया, क्यों? इसलिए कि क्योंकि लेबर चली, अब उनको समझ में आ गया कि हमारा असलियत दिख रही है, अब लोग जा रहे हैं, वाकई मन बना के जा रहे हैं, और मन बना के जा रहे हैं, वापस नहीं आएंगे। एक जल्दी से एक सवाल आपसे लेते हैं। सवाल ये है, यूपी सरकार ने कहा कि आइंदा से किसी भी मजदूर को अगर लेना होगा तो पूछ के लेना होगा, और इसका मतलब अनुराग जी सवाल उठा रहे हैं कि क्या मजदूर बंधुआ है कि बिना उनकी परमिशन के नहीं जाएगा? बिल्कुल अगर इस राज्य का निवासी है और कहीं भी जाएगा, इस राज्य को उसका गार्जियन है, एक पेरेंटल गार्जियन की स्थिति है, उस स्थिति में अगर राज्य तो मतलब अब अगर किसी प्रदेश से कहीं जाना हो बाहर तो पूछ के जाना पड़ेगा। नेचुरल को रेगुलेटर बनता है आने में, इसमें गलत क्या है? कोई चीजों को आप भेड़िया दर्शन कैसे कर सकते हैं? अभी तक इस देश के अंदर देखिए ऐसा था, देखिए मैं 7 से 8 करोड़। प्रदीप जी जवाब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए, एक सेकंड,
7 से 8 नहीं, करोड़ समय कम है, अनऑर्गेनाइज्ड क्योंकि लेबर है। आगे भी बढ़ना। हाँ, जवाब दीजिए अनुराग जी भाई। ये आप इसको बहुत आप समर्थन कैसे कर सकते हैं? मैं वही तो पूछ रहा हूँ। जॉब की अपॉर्चुनिटीज आदमी देख के जाएगा या आपकी पॉलिसीज को लेके आपका बदलाव के रह के जाएगा? और इसके पहले आप क्या दे चुके हैं उत्तर प्रदेश के अंदर? आप मुझे मजदूरों फिर आप दुर्गति के लिए भी तैयार रहेंगे? मतलब आप दुर्गति भी हो गई, दुर्गति होगी, आप चावल करने देंगे? थी पानी पी पी के मनरेगा का उल्लेख करती थी और आज मनरेगा के इशारे चल रही है। मनरेगा का सुधार किया है ना, मनरेगा के अंदर करेक्शन हुए हैं। मनरेगा पुरानी मनरेगा नहीं है, पुरानी मनरेगा में बेहतर समझते होंगे और मैं इस बात को कहीं से भी एंगल में नहीं लेता हूँ। आज का बच्चा पढ़ा लिखा बच्चा बाहर, कोई बच्चा पढ़ा लिखा नहीं, बच्चों को कुछ नहीं पता। बच्चे को ये मालूम है कि पैसा मिलता है, पैसा मिलता है, उसे पता नहीं कुएं में कूद रहा है, खड्डे में कूद रहा है। सचिन रावत भी और अनुराग जी हमारे साथ सचिन रावत भी जुड़े हुए। सचिन रावत जी, राज ठाकरे कह रहे हैं कि अगर अब मुंबई में किसी को, महाराष्ट्र में किसी को आना है तो पहले पुलिस की परमिशन लेनी पड़ेगी। देखिए मतलब अगर किसी दूसरे प्रदेश से वहां जाना है तो उसके लिए परमिशन की जरूरत पड़ेगी। देखिए प्रदीप जी, मैंने अभी सारी बातें सुनी आप लोगों की और मैं यही कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार योगी आदित्यनाथ साहब ने भी इससे पहले उन्होंने कहा था कि मैं इतने लोगों को मैंने रोजगार दे दिया इतने दिनों में, और दूसरी बात जहां तक श्रमिकों की बात है, श्रमिक जो है वो बेचारा परेशान होकर के वो वापस अपने घर लौटा है और वो दोबारा इतनी जल्दी जाने वाला नहीं है अपने घर से। तो मेरा तो सरकार को सुझाव और निवेदन भी है कि जो कांग्रेस पार्टी ने सबसे बड़ी योजना दी थी मनरेगा, उसको 100 दिन कांग्रेस पार्टी ने लागू करने का काम किया था। मेरा निवेदन है कि उसको 200 दिन का लागू करने का। अरे आप तो अपना एजेंडा लागू करने लगते हैं सचिन रावत जी। कांग्रेस के साथ आजकल दिक्कत यह है, मैं कई बार कह चुका हूं, आप लोग क्या चाहते हैं कि सरकार भारतीय जनता पार्टी की रहे, स्कीमें आप लोग की चालू रहे? आप यही चाहते हैं क्या? सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी, वो अपने हिसाब से चलाएगी ना, आप डिमांड कर सकते हैं। वही तो मैं बता रहा हूँ कि देखिए जो मनरेगा वो एक्ट हो गया है और एक्ट में आप, मैं वही कह रहा हूँ, उसमें अमेंडमेंट करके 100 दिन का रोजगार 200 दिन का काम करने का करिए। अब वो जो मजदूर है वो घर पे रह करके अपना रोजगार करेंगे और लोगों को वही रोजगार मिल जाएगा। आप किताबों और उस पे आप ये बता दीजिए, सवाल में रोजगार दीजिए। मैंने आपसे सवाल पूछा, उसका जवाब आपने नहीं दिया। आखिर महाराष्ट्र में मजदूरों को, सुनिए, आखिर महाराष्ट्र में मजदूरों को निकलने की जरूरत क्या पड़ी? सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हम अपने लोग प्रवासी मजदूरों को यहाँ रोजगार देंगे और आइंदा से अगर किसी भी राज्य को मजदूर चाहिए तो हमसे परमिशन लेना पड़ेगा, आपको आपत्ति क्या है? देखिए आपत्ति तो यही है कि जिस प्रकार से देखिए लॉकडाउन हुआ और लॉकडाउन ऐसी सिचुएशन में हुआ कि मजदूर ना घर का रहा है ना वो अपने रोजगार का रहा है, वो बेचारा फंसा हुआ था और एकदम से लॉकडाउन बढ़ गया तो वो को पलायन करने को मजबूर हो गया। कोई महाराष्ट्र का से मजदूर नहीं आए, गुजरात से भी आए हैं और कर्नाटका से भी आए हैं, सब जगह से मजदूर आए हैं। तो अरे भाई, केंद्र सरकार का सीधा नियम था, कानून था कि जो जहां फंसा हुआ उसको रुकिए, खाना दीजिए, पानी दीजिए। आप लोगों ने खाना पानी दिया क्या? देखिए, और मैं सवाल ये नहीं पूछ रहा था, इस पर बहुत बार चर्चा हो चुकी है। सवाल मैं ये पूछ रहा था, सचिन रावत जी आपसे कि अगर यूपी की सरकार ये कहती कि हम अपने प्रवासी मजदूरों को रोजगार देंगे और अगर आपको मजदूर चाहिए तो उसके लिए परमिशन लेनी होगी, क्योंकि जिससे कि हम उनका प्रोटेक्शन कर सकें, आपको आपत्ति क्या है? देखिए आपत्ति तो यही है कि जिस प्रकार योगी आदित्यनाथ साहब जो बयान उन्होंने दिया है और उन्होंने ये क्यों कर दिया है कि आपको वो पूरी तरीके वहां पे बना करके आपको वो देना पड़ेगा। आप ये बताइए, आपको स्पष्ट तौर पे अगर उन लोगों को रोजगार ही देना है तो आप अपना उनको चिन्हित करिए, जबकि मजदूर और श्रमिक भाइयों के पास इतने कागजात नहीं होते तो उसको कौन सा रोजगार देंगे? रोजगार तो सबसे इस समय एक ही योजना है मनरेगा, आप उसके तहत रोजगार दे दीजिए। सब जानता है, पैसा लेने जानता है, सब कुछ जानता है। अरे रुकिए भाई, कैसे आप मजदूरों को कह सकते हैं सब कुछ जानता है? सब कुछ होता है, एक कैसे नहीं, हम इससे इत्तेफाक नहीं करते ना रहे, इत्तेफाक नहीं करना जी। ठीक है, आएंगे आपके पास दोबारा से। हरीश जी का रुख करेंगे। हरीश जी, ये एक अच्छी बात है कि आपने पोर्टल बना दिया, सारे लोगों को रोजगार देने का वादा कर रहे हैं। सवाल ये उठता है कि क्या वाकई इतने लोगों को रोजगार दे पाएंगे आप? हालांकि आपने कहा कि हम कृषि और दुग्ध में देंगे, जबकि बेरोजगारी पहले से काफी बढ़ी हुई है। नहीं, आप देखिए कि प्रदीप जी, जिस तरह से अभी आपके चैनल पे भी चल रहा है, जिस तरह से जो नदियां हैं उनके जो पुनर्जीवन का काम सरकार ने हाथ में लिया और मनरेगा से उस योजना को क्रियान्वित करने का काम किया। लाखों की संख्या में मजदूर उस पर काम कर रहे हैं
अगर आप डाटा का आंकड़ा उठा के नहीं, देखिए, वो बात सब ठीक है। मेरा सवाल ये है और सर कि पहले से बेरोजगारी इतनी चरम सीमा पर थी, इतने लाखों लोग, करोड़ों लोग और आ जाएंगे, क्या हम सबको रोजगार दे पाएंगे? देखिए हम जी सरकार की योजना है जी, सरकार उस विजन पे काम कर रही है कि जिस तरह से जो एमएसएमई को और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को उसको बढ़ावा देने का भारत सरकार ने 3 लाख करोड़ रुपया एमएसएमई के लिए दिया है। दूसरा, हम उसकी गुणवत्ता को नहीं, लेकिन एक चीज, एक सवाल है, लेकिन जो अनुराग जी ने सवाल उठाया कि ये इस महामारी आने के पहले 3 साल तक सरकार थी, तब भी तो बेरोजगारी थी ना। एक छोटा सा साथ में सवाल हाँ, और है, पूछ लीजिए। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में जी अभी भी काम कर रहे हैं, लोगों के डेटा हैं। एक डेटा मुझे बता दें कि एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के अंदर कितने लोग अभी रजिस्टर्ड हैं और हम कितने को रोजगार दे पाए हैं। प्रवासी आयोग बनाएं, कमीशन बनाएं, कुछ भी बनाएं, रजिस्ट्रेशन करते रहें। अगर उनको अवसर नहीं मिलेगा तो ऐसे आयोगों की प्रासंगिकता का कोई मतलब नहीं। आपका सवाल आ गया जी अनुराग जी। देखिए, आप अगर श्रमिक जो सेवा आयोजन कार्यालय है वहाँ का डाटा उठा लीजिए। अनेक बार लोग रजिस्ट्रेशन डाल देते हैं, लेकिन उनका एम्प्लॉयमेंट लग गया, वो कहीं सेवा में आ गए, चाहे प्राइवेट या पब्लिक सेक्टर या गवर्नमेंट सेक्टर, तो भी वो वहां से विड्रॉ नहीं करते। हाँ, उनका रजिस्ट्रेशन रहता है, बना रहता है जी। तो उस आंकड़ों की प्रासंगिकता पे, उस पे जब तक वो फिल्टर नहीं किया नहीं, लेकिन अनुराग जी बहुत गलत ढंग से काम कर रहा है जी। तब तो सिस्टम और बहुत गलत ढंग से काम कर रहा है ये तो, और उनको बढ़ावा देना हुआ। आप एक बार आप देखिए, अनुराग जी आने दीजिए सवाल ना, आप बोलते चलिए, आप हमारे भी तो मन में सवाल आपके मन में सवाल, आपका जब आएगा तब आप बात करिए, अपनी बात कह लीजिए, अपनी बात कह लिए, मेरे मन में तो सवाल आएंगे। फिल्टर नहीं होगा तब तक तो उन चीजों को, लेकिन इधर जो माइग्रेंट लेबर का जो स्किल मैपिंग का काम शुरू हुआ है, 14 लाख से ज्यादा लोगों, जो ये 90 या कितनी जो कैटेगरी बनाई गई है, 93, 14 लाख से ज्यादा लोगों की स्किल मैपिंग अब तक हो चुकी है जी। जो सेवा आयोजन कार्यालय में जो लोग भी वो देने जाते हैं, रजिस्ट्रेशन कराते हैं, वो ज्यादातर वो लोग हैं जो स्नातक हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो आईआईटी की, ठीक बात, इस तरह के लोग हैं। नहीं, लेकिन उनका सवाल ये है कि जब आपके पास में एक ऑलरेडी एक रोजगार कार्यालय था, तो इसको बनाने की जरूरत क्या पड़ी थी? नहीं, इसलिए जी, वो जो मजदूर हैं, आप वो वहाँ पर सारे कर्मचारी हैं ऑलरेडी जी, जो मजदूर और कामगार हैं, वो तो जो बाहर काम कर रहे थे जी, वो तो बनाना इसलिए पड़ा कि जो बाहर काम कर रहे थे और जो अब आए हैं, तो उनका क्या स्किल है, उनका किन क्षेत्रों में उनको काम मिल सकता है, ये बात ठीक है। वो एक बार क्लासिफिकेशन हो जाएगा, उनका डाटा आंकड़ा रहेगा, तो जिस एमएसएमई को, जिस इंडस्ट्री फैक्ट्री को जहां जिस तरह के लोगों की जरूरत होगी, उस तरह के लोगों को वहां दे दिया जाएगा। भाई यहाँ है आपके लिए। अनुराग जी करूँ, अनुराग जी आपके मन में तमाम सवाल है, हम एक एक करके उसका जवाब देते हैं। आपने कहा कि दूसरे आयोग की क्या जरूरत है जब एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है, बता दिया आपको, हरीश जी ने बता दिया कि श्रमिकों का अलग से इसलिए बनाया क्योंकि उनके स्किल्ड का और नॉन स्किल्ड का अलग अलग क्लासिफिकेशन किया जा सके। 93 कैटेगरीज बनाई गई हैं जिससे कि वो जो हमारे इंडस्ट्री उद्योगपति हैं उनको पता चल जाए कि कौन कौन से मजदूर हमारे पास में और उनको कहाँ पर काम से लगाया जा सकता है। मजदूरों को भी पता चल जाएगा कि किस इंडस्ट्री में रोजगार है, वहाँ पर वो जाकर के अप्लाई कर सकते हैं, रोजगार पा सकते हैं। मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा जी, उनकी अगर भावनाएं अच्छी हैं, उन भावनाओं का कोई आलोचना करने के लिए आलोचना मैं नहीं कर रहा हूँ जी कि एक्सचेंज डाटा। अभी बात इसके ऊपर आ रही थी, जब डेटा के ऊपर बात आने लगी तो हम लोग का सवाल एक इस बात के ऊपर था कि जो पहले से बने हुए हैं, मैं आयोग बनाया, उन्होंने उसके जरिए से अगर अच्छा काम कर पाए तो सुंदर बात हुई, लेकिन जो पहले से चीजों से आदमी अनुभव से अपना देखेगा, समझेगा, सीखेगा और बताएगा। थर्ड थिंग मैं ये कहना चाहूंगा, अभी बहुत सारे वोकल ट्रेनिंग सेंटर्स ऐसे बने हुए हैं ना, स्किल डेवलपमेंट के सेंटर्स बनाए गए ना, और केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार भी पिछले कई वर्षों से इसके ऊपर काम कर रही है, और जिसके अंदर आर्टिजन डेवलप किए जाते हैं, स्किल डेवलपमेंट का ही काम होता है, और छोटे छोटे जो प्रवासी आप मेरा एक जवाब और दीजिए, मैं एक राजपूत जी के पास जाऊंगा, एक जवाब और आपसे चाहूंगा। राज ठाकरे का जो बयान है, राज ठाकरे ने कहा अब अगर महाराष्ट्र में किसी को आना है तो पुलिस से परमिशन लेनी पड़ेगी, क्या कहेंगे आप? अनुराग जी आप ही से सवाल है। अच्छा, ये आप मुझसे पूछ जी। देखिए, इस बात को तो मैं, एक गलत बात तो है ही, लेकिन अगर एक प्रदेश का मुख्यमंत्री
भले ही अच्छी भावना से कह रहा हो और जिसके अंदर मुझे खुद लगता हो कि मजदूरों की उनके हितों का संरक्षण करने के नाम पर उनकी स्वतंत्रता छीनी जाएगी कि हमसे रजिस्ट्रेशन और वो, तो दूसरा आदमी तो वो मुख्यमंत्री स्तर के भी नहीं है, तो वो प्रवोक करेंगे आप, तो दूसरा भी जवाब देगा नहीं, कि हमारे यहाँ पुलिस से परमिशन लेके आइए। आप कह रहे हैं हमारे यहाँ से जाना है तो आप सरकार से परमिशन लेके आइए। महाराष्ट्र तो उन्होंने कह दिया कि भाई हमारे यहाँ पुलिस से परमिशन। क्या महाराष्ट्र की पुलिस राज ठाकरे के अंडर में काम करती है कि गृह मंत्री के अंडर में काम करती है? ऑब्वियसली वो डिमांड रखेंगे अपना कि भाई अगर अदर स्टेट ये करे कि बाहर जाने के लिए हमसे परमिशन लेना है तो हमारे यहाँ आने के लिए राज ठाकरे कौन होते हैं? राज ठाकरे कैसे ऐलान कर सकते हैं कि परमिशन लेनी पड़ेगी? राज ठाकरे का मैं पक्ष ले ही ले रहा हूँ, मैं तो एक केवल स्थितियों के कारण उपजी हुई परिस्थिति की बात कर रहा हूँ कि उन्होंने ऐसा कहा तो पलटवार में उन्होंने अपना जवाब ये दे दिया। अशोक राजपूत जी, आपसे समझना चाहेंगे, सवाल ये उठ रहे हैं कि जब ऑलरेडी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है, कौशल विकास के तमाम संस्थान यहाँ पर खोल दिए गए हैं, IIT से तमाम चीजें हैं जहाँ पर लोगों की वो रखी जाती है, ऐसे में एक नए आयोग की क्या जरूरत पड़ेगी? प्रदीप जी, ये कोविड-19 एक बिल्कुल नई स्थिति में दुनिया को ला दिया है। ठीक है, भारत की जनसंख्या अपार है, राज्यों में मजदूर लेबर अपार है। इस स्थिति में समस्या भी इस श्रमिक तबके की, अनऑर्गेनाइज्ड लेबर की, इनकी समस्या अनाप शनाप देखी गई, इसमें त्राही त्राही करते देखे, लोग द्रवित होते देखे गए। इस स्थिति में अगर राज्य सरकार ने कोई योजना बनाई अच्छी, लेकिन मैं प्रदीप जी इसमें एक बहुत साफ कह रहा था, मैंने आपकी बात सुन लिया, मैंने सुन लिया, मैंने वही बता दिया। आपने कौशल विकास, देखिए कौशल विकास है, ये सारी चीजें पहले से एग्जिस्ट थी, लेकिन अगर इसके बाद सरकार इसे लाई है तो इसका मतलब उनमें कुछ चीजें लैप्स थी, उनमें रहे सरकार लाई हुई है। राज्य सरकार का पास अपने कानून होता है, और क्योंकि राज्य खुद 1 करोड़ से ज्यादा राज्य में उनके श्रमिक लौट करके आए, 1 करोड़ उनको रोजगार देना, उनको छत में भी रहना, उनको बहुत सारी चीज उनके साथ रेगुलेट कर किया। लेकिन देखिए प्रदीप जी, उसमें जोड़ना चाहिए, हरीश जी बैठे हैं, देखिए ये एक्चुअली अचानक करके एक सरकारी तबका, एक कॉकस है वो तैयार करेगा आनंद फानन में, कोई एक्सपर्टाइज नहीं होगी, लेबर के एक्सपर्टाइज रही, श्रम विभाग ऑलरेडी मौजूद है, उसके पास अपनी रिकमेंडेशन होंगी, यहाँ के श्रम मंत्री मौजूद हैं, देश के राज्य देश भर के श्रम मंत्री, उन्होंने क्यों नहीं कोई पहल की है? पूरे देश के केंद्र के श्रम मंत्री ने क्यों नहीं कोई पहल की है? कोई टोटल में कोई चीज जो अभी ठाकरे फैमिली चाहे विपक्ष में रहती है या सत्ता पक्ष में रहती है, जो न्यूसेंस करती है उत्तर भारतीयों के साथ, बिहारियों के साथ और असमिया इनके साथ किया, वो सबको मालूम है, वो न्यूसेंस करते हैं। अब एक ने कह दिया, अब जो लोग परेशान होकर के सत्ता पक्ष के कारण से, दूसरे ने कह दिया पुलिस से पूछेंगे। अब आप देखिए न्यूसेंस के मतलब कोई इनके लगाम नहीं है। आश्चर्य इस बात का है कि कोई कुछ भी पूछ लेता है, और उसके बाद ये तय है कि जब कोई भी नागरिक कहीं से आए जाए उसका कोई ठिकाना कुछ तो होना चाहिए। समय कम है, हमारे पास जरा उनका सचिन जी का रुख करते हैं। सचिन जी, करोड़ों की संख्या में ये प्रवासी मजदूर हैं, अगर एक बार इनका क्लासिफिकेशन हो जाएगा, आयोग बन जाएगा, आयोग बनने से सबसे बड़ा फायदा ये है कि वो अपनी समस्या लेकर के आयोग में जा सकते हैं, अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। दिक्कत क्या है? देखिए प्रदीप जी, जब लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन के बाद में 12 करोड़ से ज्यादा रोजगार लोगों को गया है, और उसके बाद जहां तक आयोग की बात कर रहे हैं, मैं बात आयोग की कर रहा हूँ, आप लॉकडाउन पर आपकी वहां पर रुक गई सचिन रावत जी, मैं बात इस समय आयोग की कर रहा हूँ। सुन तो लीजिए, मैं बता रहा हूँ, आयोग की बात बता रहा हूँ। आयोग बना रहे हैं, अच्छी पहल है, लेकिन इस आयोग से कितने को रोजगार मिलेगा? क्योंकि इन लोगों ने इन लोगों ने संकल्प पत्र में कहा था कि 14 दिनों के अंदर हम 90 लाख जो पद खाली हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, वो भरने का काम करेंगे। क्या हुआ इनके संकल्प पत्र का वादा? 3 साल से ज्यादा है, 69,000 जो अभी शिक्षक जो भर्ती हैं, उसमें इतनी बड़ी ज्यादा गड़बड़ी और धांधली होती जा रही है, उस पर क्या यह जवाब देंगे? कितने पद ये भरे हैं? आयोग बनाते रहिए, आपके लोग हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे तो क्या करेंगे? देखिए, सरकार की इच्छा शक्ति होती है रोजगार देने की। मोदी जी ने कब से कहा था 2014 से 2 करोड़ रोजगार देंगे, कितने लोगों ने का रोजगार छिन गया है नोटबंदी के बाद से अब तक? आप देखेंगे कि 45 साल में बेरोजगारी की दर 4.2 आ गई है। ये सबसे बड़ा रिकॉर्ड है, NCRB का रिकॉर्ड है प्रदीप जी। ऐसे समय में आप उन लोगों को चिन्हित करिए। कोविड महामारी से सिर्फ देश ग्रसित नहीं है सचिन जी, आप तो पढ़े लिखे लोग हैं, प्रवक्ता है, आप जानते हैं ये महामारी तो विश्व की महामारी है, ये सिर्फ भारत में नहीं आई है, और बेरोजगारी सिर्फ भारत में नहीं हुई है।
मैं बता तो रहा हूँ कि ये पहले से रोजगार जब हमारे पास नहीं था और कोविड के वजह से 12 करोड़ रोजगार छिना है लोगों का। इन लोगों को रोजगार देने के लिए आयोग की पहल कर रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन मैं कह रहा हूँ रोजगार कहाँ पे मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये भी देखने का विषय होगा। क्योंकि इन लोगों ने अब तक जो योगी आदित्यनाथ ने कहा वो बता रहे ना, मैं आपको चलते चलते बता देता हूँ, सुन लीजिए, बता रहा हूँ। चाइना से जो कंपनियां निकल के आएंगी उनके यहाँ पर जापानी सिटी बनाया जा रहा है, कोरिया सिटी बनाया जा रहा है, उत्तर प्रदेश में अमेरिकन सिटी बनाया जा रहा है, ये सब वही खपेंगे ना। अरे तो इससे पहले जो इन्वेस्टर समिट इन लोगों ने की थी उसके एमयू अभी तक साइन होकर उस पर काम चालू हुआ। आप भी बताइए, इन्वेस्टर समिट 2 इन्वेस्टर समिट ये लोग करा देते हैं, रोजगार नहीं दे पाते हैं और कहते हैं हम 1 महीने में रोजगार दे देंगे। ये सिर्फ ये सरकार हेडलाइन में बना रहना चाहती है, बाकी इनके पास कुछ नहीं है, ना इनके पास सत्य है, ना इनके पास कोई। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, बहुत शुक्रिया। ठीक है सचिन जी, समय हमारे पास इतना ही था, बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए, सारे मेहमानों का हमसे जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। लेकिन आयोग जो बनाया जा रहा है उसकी तारीफ इसलिए करनी चाहिए क्योंकि आयोग बन जाने से जो सबसे बड़ी बात होगी कि मजदूर वहां पर जा पाएगा। अगर कोई उसको परेशान करता है तो वो अपनी शिकायत वहां पर दर्ज करा सकता है, और सिर्फ शिकायत ही दर्ज नहीं करा सकता, उसका पनिशमेंट भी हो सकता है जो उनके खिलाफ काम कर रहे हैं, और उसका रिवार्ड भी उस मजदूर को मिल सकता है। आयोग का सबसे बड़ा फायदा यही होता है, और यही कारण है कि तमाम लोग आयोग बनाने की मांग लगातार उठाते रहे हैं। चाहे दलित आयोग बना हो, चाहे पिछड़ा वर्ग आयोग बना हो, सवर्ण आयोग बनाने की मांग लंबे समय से चल रही है। ऐसे में अगर उत्तर प्रदेश में श्रम प्रवासी आयोग बनता है तो ये अपने आप में एक बड़ी पहल होगी। इससे किसानों को और प्रवासी मजदूरों को काफी फायदा हो सकता है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, आप हमें दीजिए इजाजत और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज इंडिया। गोल्डी मसाले जहां भी जाए रिश्ते बनाए।